हमने कहा कि सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, एनआईए ये बीजेपी के इकाई के रूप में काम कर रहे हैं, बीजेपी और मोदी सरकार के तहत काम कर रहे हैं, तो संविधान तो इसी को खत्म करना कहते हैं और किसको कहते हैं। आज एक पत्रकार सही बात लिखता है तो उसके ऊपर रेप करी जाती है, इसलिए संविधान खतरे में और किसानों के ऊपर लाठी बरसाई जाती है। तो 25 लाख करोड़ रुपया इस देश के पूंजीपतियों का 10 साल के अंदर माफ किया गया है। तो आने वाला भारत जागृति का भारत है, समझ जाओ। अलग है, हम इनके नेशनलिज्म को नहीं मानते हैं, हम इनके नेशनलिज्म को रिजेक्ट करते हैं। आज लाखों की संख्या में दलित हैं, पिछड़े हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम हैं, किसान, नेता हैं, मजदूर हैं, कर्मचारी। यहाँ पर यह बात आज से जानी चाहिए कि हमारा नेशनलिज्म अलग होगा। उस नेशनलिज्म के, उस राष्ट्रभक्ति का हम हिस्सा नहीं बन सकते जिसमें संसद में कहा जाए, उग्रवादी कहा जाए, आतंकवादी कहे जाए, उस राष्ट्रवाद का हिस्सा हम नहीं। हमारा राष्ट्रवाद वो होगा, हमारा राष्ट्र वो होगा जिसमें सबकी भागीदारी होगी, सबको इज्जत होना चाहिए। तो उनके राष्ट्रवाद से हमारा राष्ट्रवाद आज अलग होता है, पहले से था, लेकिन आज लाखों के लोगों के बीच में यह घोषणा की जा रही है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर चलता रहता नेशनलिज्म नेशनलिज्म नेशनलिज्म, तो आज टेलीविजन पर भी, यूट्यूब पर भी हर जगह जवाब देने की कोशिश करें। तो वो नेशनलिज्म का हिस्सा हम नहीं। आई रिजेक्ट दियर नेशनलिज्म, मैं उनके नेशनलिज्म का हिस्सा नहीं हूं। अगर उस नेशनलिज्म में हमें अछूत कहा जाता है और किसानों के ऊपर लाठी बरसाई जाती है, नई ओल्ड पेंशन सिस्टम नहीं दी जाती है, ओबीसी की जाति जनगणना नहीं होती है, उस राष्ट्रवाद का हम हिस्सा नहीं। ये क्लियर है? आप सारे लाखों लोग, हजारों लोग सहमत हैं? आज के बाद सोशल मीडिया पर हर जगह आप यही लिखेंगे कि हमारा राष्ट्रवाद अलग है। डॉक्टर अंबेडकर 1936 में कहे थे, अगर दलितों का हित और राष्ट्र का हित में टकराव होता है तो हमारे लिए दलित का हित सर्वोपर होगा, राष्ट्र का हित नहीं होगा। आज उस समय के दलित, आज मुसलमान भी दलित है, आज ईसाई भी दलित है, आज सबकी हालत वही है। ये जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो सेकुलर समाज के लोग हैं, जो किसान आंदोलन है, किसान लोग हैं, जो मजदूर हैं, सारे उस समय के दलित के बराबर थे। इसलिए हमारा राष्ट्र अलग है, उनका राष्ट्र अलग है, हमारी राष्ट्रभक्ति का परिभाषा अलग है, उनके राष्ट्रभक्ति का परिभाषा अलग है। जो मीडिया में कहा जाता राष्ट्रभक्ति राष्ट्रभक्ति राष्ट्रभक्ति, कह देना चाहिए कि कौन सा राष्ट्रभक्ति? तुम्हारी राष्ट्रभक्ति, तुम्हारा देश कि हमारा देश, तुम्हारा नेशन तो हमारा नेशन, तुम्हारा पैट्रियटिज्म कि हमारा पैट्रियटिज्म। आज से सवाल खड़ा किया जाना चाहिए इस देश। मंजूर है? पार्लियामेंट के अंदर ये चीजें कही जा रही और प्राइवेट जितना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बने हैं और जितना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, गरीबों का, आम जनता का पैसा है। ऑक्सफैम रिपोर्ट के पहले एक भ्रम था कि अमीरों के टैक्स से देश चल रहा है। अमीर इसमें केवल 4% टैक्स देता है। गरीब और कॉमन पैसे के टैक्स से मोदी सरकार चलती है, सड़कें चलती हैं, पुलिस चलती है, रेलवे चलता, सब चलता है। इसलिए अगर इनको बेचा जा रहा है
के राष्ट्रवाद के खिलाफ है, किसी पूंजीपति के हाथ में जो बेच दिया जा रहा है। इससे रोजगार नहीं मिल रहा। 25 लाख करोड़ रुपया बैंक का कर्ज माफ कर दिया जाता, 1 लाख करोड़ का ओल्ड पेंशन सिस्टम का बोझ सरकार नहीं उठा सकती है। आज मंजीत पटेल जी, सविता कात्यायन जी, ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, डीएन सिंह जी लड़ाई लड़ रहे हैं ओपीएस की, ये कहते हैं कि पुरानी पेंशन लाने से हमारी अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। अरे भाई, आपकी अर्थव्यवस्था, रेलवे में सोमनाथ जी हैं, रेलवे भी यही लड़ रहा है। मिस्टर डॉक्टर एनएस पिल्लई इज आल्सो फाइटिंग फॉर द सेम कॉज। तो 25 लाख करोड़ रुपया इस देश के पूंजीपतियों का 10 साल के अंदर माफ किया गया है। अगर पुरानी पेंशन सिस्टम लागू किया जाए तो 10 साल में 5 लाख करोड़ से ज्यादा का नहीं होगा। लेकिन मंजीत साहू जी हैं, वहां पटना से हैं, हमारे साथी हैं, आए हुए हैं, तो क्या पेंशन नहीं दिया जा सकता है? दिया जा सकता है पेंशन। पूंजीपतियों के लिए इस देश में पैसा है। आज ईसाई, यहाँ डॉक्टर रोड्रिक गोल्डबर्ग, आज ईसाई पूजा पाठ नहीं कर सकता है, पूजा करने के ऊपर उसको जेल भेज दिया जाता है। आर्टिकल 25 का कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं है। आर्टिकल 25 के कॉन्स्टिट्यूशन में सभी को पूजा करने का अधिकार है, अपने धर्म के प्रचार का अधिकार है, लेकिन करीब करीब उस आर्टिकल को इन्होंने खत्म कर दिया। आज ये जो रैली है इन मुद्दों के ऊपर है। हमारी पेंशन, पुरानी पेंशन की बहाली हो और संविधान का खत्म करना क्या है। पत्रकार ने वही पूछा कि संविधान खत्म कहां हो रहा। हमने कहा कि सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, एनआईए ये बीजेपी के इकाई के रूप में काम कर रहे हैं, ये संविधान के तहत नहीं काम कर रहे हैं, ये बीजेपी और मोदी सरकार के तहत काम कर रहे हैं। तो संविधान तो इसी को खत्म करना कहते हैं, और किसको कहते हैं? इसी को खत्म करना कहते हैं। आज पत्रकार सही बात लिखता है तो उसके ऊपर रेड करी जाती है। मुस्लिम, दलित, पिछड़ा, किसान कि पूरे देश के अंदर रैलियां आज के बाद होना चाहिए। जो अपने यहाँ काम, अपने यहाँ रैली कराना चाहता है, सम्मेलन कराना चाहता है, वो आज घोषणा भी कर दिया जाए कि जो आज यहाँ रामलीला मैदान से शुरुआत हो रही है वो देश के कोने कोने में जाएगा। उसके बाद में यह सत्ता अपने आप यहाँ से गायब हो जाएगी और देश इनसे आजाद हो जाएगा। यह देश इनसे आजादी चाहता है, ये मुक्ति चाहता है। आपको मंजूर है कि नहीं मंजूर है? हम हर जगह पूरे देश में जाएंगे, आप सब लोग मिलकर के इनके खिलाफ में लड़ा। सिविल सोसाइटी, ये सिविल सोसाइटी है। अन्ना हजारे धूर्त कहाँ है? जो रामलीला मैदान में भाड़े की भीड़ आई थी यहाँ पर, वो भाड़े की भीड़ बीजेपी की थी, वो केजरीवाल की और किरण बेदी की जो भीड़ थी यहाँ पर, भाड़े की भीड़ थी, यहीं से बदनाम किया गया था। वो फर्जी सिविल सोसाइटी थी। ये रियल सिविल सोसाइटी है। ये पूंजीपतियों के पैसे से नहीं है। चंदा मांगता हूं। अभी साधु सिंह जी ने कहा कि क्या आप कहना चाहते हैं कि हरियाणा का चंदा लगभग 1 लाख का, कितना आप जमा? निशा जी बताएंगे। हाँ, राजेंद्र जोगपाल जी, अनाउंस करो। हम लोग पैसे से हम क्यों नहीं डरते? हम क्यों नहीं डरते? हम किसी पूंजीपति से पैसा नहीं लेते। हम तकलीफ में डालते हैं, हम डांट भी देते हैं, झगड़ते भी हैं, और 1000 रुपए, 2000, 500 रुपए, 10,000 रुपए मांगते भी हैं।
और वही हमारी ताकत, ऑनेस्टी इज आवर स्ट्रेंथ। उसी के आधार पर हम इस तरह की बातें पूरे देश में करते हैं। अभी मैं जब आ रहा था तो मेरे साथ में पुराने साथी जगजीवन प्रसाद जी, हमने कहा मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो मैं रोज अपना गड्ढा खोदता हूं। गड्ढा खोदने का मतलब कि अगर सच बोल दीजिए तो कुछ लोग खुश हो जाएंगे, बाकी नाराज हो जाएंगे। राजनीति में सफलता का गुण है कि बोलिए कुछ नहीं, अंदर सब कुछ रखिए, खुश सब करके सबको खुश करके रखिए, लेकिन जो पसमानदा, जो पिछड़ा है, वो झूठ बोल करके लड़ाई नहीं जीत सकता। डॉक्टर अंबेडकर अगर झूठ बोले होते लड़ाई नहीं जीत सकते। ये मनुवादी मानसिकता के लोग षड्यंत्र करके तो कर सकते हैं, आप षड्यंत्र करने की स्थिति में नहीं है, न आपकी जहनीत है, न आपके संसाधन है, आप कर ही नहीं सकते। अगर समाज का आप सुधार करना चाहते हैं, सबसे पहले अपने लोगों को पीट पीट के ठीक करना पड़ेगा। ये कम कर्म कांडनी है, कम ढोंगी है। अब यहां भी कहते कि तुम्हारा ढोंग भी सही, तो डॉक्टर ओम सुधा कहेंगे नहीं ढोंग गलत है, मैं कहूंगा ढोंग गलत है, चाहे बुरा मान लो, लेकिन सुधरो तुम भी। केवल वही न सुधरे जो हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं, शोषित को भी सुधरना पड़ेगा। तुम हमें 2 पैसा नहीं देते हो और दूसरे जगह पर पूजा पाठ करना सबका अपना अधिकार है, जो जहां करना हो। खाते डॉक्टर अंबेडकर का है, गाते जाकर के वैष्णो देवी में है, गाते जहां कीर्तन और जागरण में गाते हैं वहां पैसा दे देते हैं। तब तो मैं भाई कहता हूं कि भैया कमाई तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की। ये बताओ संविधान के पहले एक चपरासी रहा हो, एक अधिकारी, एक पार्षद पैदा हुआ हो, एमएलए पैदा हुआ जो दलित समाज का हो, जो महिला समाज की हो, कोई भी जाति का महिला हो, तो खाते हम लोगों के संघर्षों का हो, खाते संविधान का हो और फल कहीं और देते हो। इस बात के ऊपर अगर हम चुप लगा जाएंगे और सच नहीं बोलेंगे तो हमारा समाज सुधरेगा नहीं। इसलिए हम सच बोल करके ही इनका नैया पार कर सकते, उद्धार कर सकते हैं। हम झूठ बोल के इस समाज का भला कर ही नहीं सकते। वो झूठ बोलते हैं हमें गुमराह करने के लिए, हमें सच बोलना पड़ेगा अपने को सुधारने के लिए। हम ही नहीं सुधरे। कोई पसमानदा है, खटीक है, कोई पासी है, कोई डोम है, कोई हेला है, सब लोग अपना अपना संगठन बनाए। बताओ अपने को सुधरना है कि नहीं सुधरना है, बताइए आप लोग। अगर मैं यहां झूठ बोलूं कि नहीं सुधरना है तो मैं नेता जरूर बन सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें कुछ दे के नहीं जा सकता हूं। डॉक्टर अंबेडकर देखे गए, डॉक्टर अंबेडकर बाबा साहब गाली भी देते थे लोगों को, मालूम है आपको? कह रहे तुम लोग नालायक हो, नाली के लायक हो। अगर मैं झूठ बोलूं, मैं वादा न निभाऊं और मैं कह करके कह दूं कि मैं 50 आदमी आ रहा हूं, अकेले हाथ धुला के आ रहा हूं, तुम समाज का कल्याण कभी नहीं कर सकते। तुम समाज को धोखा दे रहे हो। और जिसके पास पहले से ही सत्ता है, सब कुछ, वो झूठ बोलते हैं हमें फंसाने के लिए। हम झूठ बोले अपने आप को फंसाने के लिए, अपने लोगों को धोखा देने के लिए हम झूठ बोले। इसलिए मैं सारे, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, जो दलित नेता, मैं नफरत करता हूं जो अपने से झूठ बोलते हैं, जो वादा। इसलिए साथियों, मैं अपने साथियों से, हमारे महला जी हैं, सुरेश महला जी, अंकित प्रधान जी हैं, सभी लोग हैं, दीपक सिंह जी हैं, और हमारे सिद्धार्थ परमार जी वहां गुजरात से आए, और सोलंकी जी आए। हम कभी नहीं झूठ बोलेंगे, हम मिट जाना बर्दाश्त करेंगे। हम कुछ न पैदा हो सके, हम कुछ न बन सके, हम वो बर्दाश्त करेंगे। हमारे चेले एमपी एमएलए बन गए। हमारे रैलियों में जो आते थे उत्तराखंड में मैं जाता था, कोई एमएलए बना, कोई एमपी बना है।
तो हम इसीलिए मैंने कहा कि हम सच बोलते हैं, चाहे उसमें हमें क्षति हो या नहीं क्षति हो, लेकिन समाज का क्षति नहीं होना चाहिए, घाटा नहीं हो। कोई पकड़ ले, मुझे बता दे कभी, लेकिन तकलीफ होता है, कलेजा कट जाता है जब हमारे लोग झांसा देते। मत बोलो झूठ, चाहे जितना, तभी समाज का सुधार कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। मानसिक ईमानदारी आर्थिक ईमानदारी से ज्यादा जरूरी है। एक पढ़ा लिखा जितना घातक हो सकता है, उतना धन का लुटेरा नहीं हो सकता। पढ़ा लिखा जो बेईमान इंटेलेक्चुअल है, पूरे कौम को खराब कर सकता है, लेकिन जो धन का लुटेरा है, पूरे कौम को नहीं खराब कर सकता। ये समझ लीजिए फर्क। इसलिए संविधान खतरे में। आज वादा जो लोग करें, चाहे मकसूद जी अंसारी जी करे, चाहे सैफी जी करे, और सारे जो भी करे, चाहे रोड्री गिलबर्ट जी करें या महिला जी करें, कोई भी करे, लेकिन कहो तो सच कहो, क्योंकि आपको समाज के लिए कुछ करना। इसलिए मेरा ये आग्रह है आप लोगों से। मुझे लगता है कि सारी भीड़ पीछे चली गई है पानी की व्यवस्था की नहीं। मुझे शिकायत आई है, मैं वहां भी गया था, पानी की व्यवस्था, वो गेट के बाहर भी लोग चले गए, पानी पीने के लिए चले गए। उनसे कह दीजिए आ जाए। और मीटिंग, अभी रैली का समापन थोड़ी देर में हो जाएगा, कुछ लोग यहाँ से पीछे जाकर के उनको लाने की कोशिश करें। उनको लगता है कि शाम तक चलने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है, हम शाम तक इसको नहीं चलाएंगे। तो एक बात हुआ कि हमारा राष्ट्र उनका राष्ट्र, हमारी देशभक्ति उनकी देशभक्ति, इसका अंतर समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। आज के बाद जवाब दोगे ना, आप सोशल मीडिया पर जवाब दोगे ना, अपने वक्तव्य में भी जवाब दोगे। मैं इस पर लिखूंगा भी, मैंने विस्तार से समझा भी दिया। और मुसलमानों को भी तो ज्यादा, ईसाइयों को, क्योंकि आरोप इनके ऊपर ज्यादा लगता है। और एक बात तो आप भी कह सकते हैं, हम तो इसी देश के हैं। जब मंदिर के दरवाजे बंद मिले, मस्जिद के दरवाजे खुले मिले, हम इस्लाम में चले गए। तुम्हारी ही गलती थी, हमारी गलती थोड़ी। अरे जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को सम्मान नहीं मिलता, राष्ट्रपति मुर्मू जी को पुरी के मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता, उस समय मिडुअल भारत की क्या स्थिति रही होगी। गला काट दिया जाता होगा। जिसे खुदा चाहिए, भगवान चाहिए, और मस्जिद खुद ही मिली चला गया, तो उसको कहते हैं कि तलवार के नोक पर मुसलमान बन गए। अपवाद को छोड़कर कोई तलवार के नोक पर मुसलमान नहीं बना। आपने मजबूर किया है। और ये संविधान अगर चला गया तो मैं बता रहा हूं कि सारा देश मुसलमान ईसाई बन सकता, बौद्ध बन जाएगा, तब कुछ नहीं कर पाओगे। जब तुम संसाधन में हमें भागीदारी नहीं दोगे, नौकरी भी थी, शिक्षा भी थी, वो भी तुम छीन लोगे, तो तुम्हारे धर्म को लेके करेंगे क्या भाई? और ऐसे समाज तो रहेगा नहीं, जागृत है। आज मैं बोल रहा हूं तो आप सुन ले रहे हैं, 20 साल पहले समाज न सुनता, तो आने वाले दिनों में समाज और सुनेगा, हमारी बात को और सुनेगा, तो तुम्हारे धर्म का भी खटिया खड़ा कर देगा। वो कहेगा लो तुम अपना धर्म, जब हमें जगह ही नहीं दे रहे, हमें नौकरी नहीं दे रहे हो, न व्यापार दे रहे हो, न सम्मान दे रहे हो, न साधन दे रहे हो, तो हम क्या करेंगे? तो आने वाला भारत जागृति का भारत है, समझ जाओ। और मैं आज यहां से घोषणा करता हूं, मैं अकेले बल पे नहीं, सबकी ताकत के हिसाब से ईमानदारी से बोलिएगा। आदत में जल्दी बेईमानी जाती नहीं, जब जिसकी आदत बेईमानी को होती जल्दी जाती नहीं। कोशिश करिए, मैं सबके लिए नहीं कह रहा, मुझे बड़ा तकलीफ होता, मेरा कलेजा कट जाता है बहुत बार। लोग बोल बोल करके क्या बोलते कि आज से प्रतिज्ञा ले लो कि ये जो कन्फेडरेशन मुसलमानों, दलितों, पिछड़ों, ईसाइयों, SC ST OBC का बना हुआ है, पूरे देश के हर गांव तक एक कन्फेडरेशन बनेगा।
कन्फेडरेशन का मतलब क्या होता है जानते हैं? संगठनों का संघ। आपका संगठन अपने घर पे रहेगा, आप उसके मालिक रहोगे, लेकिन आप इस मुद्दे पर एक रहो। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।